नमस्ते बच्चों, मैं हूँ खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 7 जो कि है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। और आज के इस भाग 7 के अंतर्गत हम जानेंगे लोक और जनजाति के बारे में। अर्थात लोक अर्थात सामान्य लोग और जनजातियों द्वारा कौन कौन सी परंपराएं जो कि मौखिक परंपराएं हैं, अर्थात उनकी क्या क्या मान्यता थी, क्या विचारधारा थी, जिससे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि पर कुछ प्रभाव भी पड़े होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी जनजाति या एक समूह के लोग होते हैं वो किसी न किसी के ऊपर या फिर किसी धर्म पर, किसी विचारधारा पर कुछ तो प्रभाव डालते हैं, कुछ खुद भी अपनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर लोक और जनजाति की हम बात करें तो लोक से हमारा ये मतलब है सामान्य जनता, और जनजातियां जो कि एक समूह होता है या फिर ग्रुप आप कह सकते हैं जो कि जंगल में रहता हो, जैसे कि आदिवासी लोग, जिसमें गोंड, संथाल, इस प्रकार की कई सारी जनजातियां भी शामिल हैं। तो भारत के अंदर अ, जैसे कि जो भी मौखिक परंपराएं हैं, जिसको हम समृद्ध बोल सकते हैं एक तरह से। मौखिक परंपरा कैसे बच्चों? जैसे कि हमने वेद की बात की थी, तो वो वेद सारे मौखिक रूप से एक से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर किए जाते थे, अर्थात लोग उसको याद करते थे और आगे उनका प्रचार प्रसार करते थे या फिर सुनाते थे। जैसे कि कोई विद्यार्थी है या फिर शिष्य है, वो गुरुकुल जाते थे कई सालों के लिए, अपना घर छोड़ देते थे, गुरुकुल जाते थे ताकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो। वहाँ उनका एक गुरु होता था जो कि उनको वेद याद करवाता था, या फिर हम कह सकते हैं रटते थे वो, ताकि उनको याद रहे। क्यों? क्योंकि लिखना तो सिर्फ 6000 साल पहले ही शुरू हुआ है, पहले लिखना नहीं आता था। तो जितने भी वेद थे वो सभी मौखिक रूप से कंठस्थ याद किए जाते थे। ठीक वैसे ही कई जनजातियां हैं, कई सारे सामान्य लोग हैं जिनकी कुछ मौखिक परंपराएं हैं या कुछ मौखिक उन्होंने कहानियां या फिर कोई रिचुअल आप कह सकते हैं, प्रथा कह सकते हैं, जिसको एक समूह से दूसरे समूह तक ट्रांसफर किया हो या फिर एक पूर्वज से उसने अपने बच्चे को ट्रांसफर किया हो, आगे उस बच्चे ने अपने बच्चों को ट्रांसफर किया हो। तो ऐसे ही कुछ प्रथाएं हैं, वो समय के साथ एक से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर हुई और एक दूसरी प्रथाओं से प्रभावित भी हुई। तो अगर हम मौखिक परंपरा की बात कर रहे हैं तो उन उपदेशों और प्रथाओं के बारे में ज्ञान जो कि नित्य अभ्यास के द्वारा संचालित हुआ है। अभ्यास कैसे? क्योंकि इन चीजों को रटा जाता था, याद किया जाता था, तो ये जो प्रथाएं थी इनको मौखिक रूप से याद करना, ताकि वो एक मौखिक परंपरा कहलाए। और मौखिक परंपरा कब होगी? जब वो अभ्यास में आ जाएगी और अच्छे से याद की जाएगी। तो यहाँ पर मुख्यतः दो प्रकार की प्रथाओं के बारे में बात की गई है। पहला है लोक प्रथा, दूसरा है जनजातीय प्रथा, अर्थात आम लोगों द्वारा प्रसारित प्रथाएं। और ये प्रथाएं कौन सी है? जो कि एक समूह द्वारा या फिर जनजाति द्वारा प्रसारित की गई है। अब ये जो जनजाति है ये क्या होता है? लोगों का एक ग्रुप होता है जिनमें कुछ कुछ समानताएं होती है। वो समानताएं कौन सी होती है वो हम आगे बात करेंगे, जहां हम जानेंगे कि जनजाति क्या है या फिर जनजाति शब्द से हमारा क्या मतलब है। तो ये एक सामाजिक इकाई है। वर्तमान समय में अगर हम बात कर रहे हैं तो मानव वैज्ञानिक जनजाति को उन परिवारों या वंशों का समूह मानते हैं जो कि सामान्य उत्पत्ति, यहाँ पर समानता की बात हो रही है कि एक जनजाति के अंदर क्या चीजें समान होती है। तो सामान्य उत्पत्ति, संस्कृति या फिर भाषा साझा की गई है या फिर करते हैं। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिनकी उत्पत्ति सामान्य है, संस्कृति सामान्य है और भाषा भी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो कुछ सिमिलैरिटीज वाला या समानता वाला एक ग्रुप एक जनजाति कहलाता है, जैसे कि संथाल जनजाति के लोग हो गए, गोंड जनजाति के लोग हो गए। तो ये सभी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, सब कुछ अलग अलग होता है। आपस में निकट संबंध बनाए रखते हुए समुदाय में रहते हैं, अर्थात एक दूसरे से निकट संबंध बनाकर रहते हैं और ग्रुप में रहते हैं। जैसा कि प्राचीन समय के अंदर आदिवासी लोग जो थे या फिर शुरुआत के जो लोग थे वो एक समूह में रहते थे और सभी मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे से संबंध रखते थे। इसी प्रकार से इन जनजातियों के अंदर भी कुछ समानताएं होती है और वो एक दूसरे से
संबंध बनाकर रहते हैं, जिसका एक मुखिया होता था, जिसके पास में अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होती थी। अब कोई भी ग्रुप हो बच्चों, उसको हैंडल करने के लिए या फिर उसके अंदर एकता बनाए रखने के लिए एक मुखिया होता है, ताकि किसी के मन में कोई डाउट हो या उसको कोई परेशानी हो तो वो मुखिया उस परेशानी का हल कर सके और वो सभी लोग एक दूसरे के साथ रहना चालू रखें या फिर जारी रखें। अब मतभेद हो जाए एक ग्रुप के अंदर तो वो ग्रुप बिखर जाएगा। अब उसमें कौन उनकी एकता को बरकरार रखेगा? वो रखेगा मुखिया। तो इन जनजातियों का भी एक मुखिया होता था, जिसके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होती थी। इसका क्या मतलब हुआ? उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता था, उसका सिर्फ एक काम था कि पूरे समूह में या फिर एक जनजाति के अंदर मतभेद पैदा नहीं होने देना, और पैदा हो भी जाए तो उसको हल कर देना। प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो इसमें जनजाति शब्द का प्रयोग नहीं लिया गया था। फिर किस शब्द का प्रयोग लिया गया था? वो था जन। जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी वेदों के अंदर, तो उसमें हमने कई जन के बारे में पढ़ा था। तो ठीक वैसे ही इन जनजातियों के लिए भी जन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो जनजातियां केवल अलग अलग जन थी, एक विशेष परिवेश में रहती थी, जैसे कि जंगल या फिर पहाड़। तो आदिवासी जनजातियां क्या है? आदिवासी है, ऐसे लोग जो जंगल पहाड़ आदि में रहते हैं, उन्हीं को ही हम आदिवासी बोलते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये एक विशेष परिवेश में रहती है, अर्थात इनके चारों ओर एक विशेष प्रकार का आवरण या फिर परिवेश होता है, जैसे कि जंगल या फिर पहाड़। तो ये है बात जनजाति की कि कैसे प्राचीन समय में जनजाति को जनजाति शब्द से नहीं जाना जाता था, जबकि जन शब्द से जाना जाता था। भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में अंग्रेजी में जनजाति को ट्राइबल और ट्राइबल कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। वहीं हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको जनजाति नाम से जाना जाता है, जिसको प्राचीन समय में किस शब्द से जाना जाता था? जन शब्द से। याद रखिएगा, पहले जन बोला जाता था इस समूह को, जो कि एक विशेष परिवेश में रहते थे। उनको जनजाति या फिर ट्राइबल कम्युनिटी आदि नाम से नहीं जाना जाता था। ये बात है भारत के संविधान में लिखे हुए जनजाति के लिए शब्द के बारे में, जिसमें अंग्रेजी में ट्राइबल और ट्राइबल कम्युनिटी बोला गया और हिंदी में जनजाति बोला गया। आगे बढ़ते हैं, 19वीं शताब्दी की बात करेंगे हम कि जनजाति का अध्ययन करने वाले कई सारे मानव वैज्ञानिक थे। अब कोई भी एक विशेष समूह है, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा या फिर जितनी भी उनकी जो प्रथाएं हैं, उनको जानने के लिए मानव वैज्ञानिक क्या करते हैं? उसकी खोज करते हैं या फिर जानने की कोशिश करते हैं। तो जनजातियों का अध्ययन करने के लिए ऐसे ही कई सारे मानव वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इन जनजातियों के बारे में अध्ययन किया और उनकी संस्कृति के बारे में जानने की चाह रखी और जाना भी, जिससे हमें आज जो भी पढ़ने को मिलता है वो सभी इन मानव वैज्ञानिकों की ही देन है। उन्हें प्राय सभ्य मानव की तुलना में आदिम और हीन बताया है। किसने? मानव वैज्ञानिकों ने। मानव वैज्ञानिकों का ये मानना है कि आदिवासी लोग या फिर विशेष परिवेश जैसे कि जंगल या पहाड़ों में रहने वाले लोग क्या होते हैं? आदिम होते हैं और हीन होते हैं सभ्य मानव की तुलना में। जैसे कि हम लोग हैं, हमसे उनको हीन और आदिम माना गया, जो कि आदिवासी लोग हैं। फिर बाद में क्या हुआ? जनजाति समुदाय और उनकी समृद्ध एवं जटिल संस्कृतियों के गहन अध्ययन के बाद, अर्थात जनजातियों का जो जटिल या फिर समृद्ध संस्कृति है उसका अध्ययन किया गया और इस प्रकार के पक्षतापूर्ण विचारों को अधिकांशतः नकार दिया गया कि ऐसा नहीं है कि वो आदिम या फिर हीन होते हैं। क्यों? क्योंकि हर जनजाति की, हर एक समूह की, चाहे वो सभ्य लोग हमारी बात कर रहे हैं या फिर आदिवासियों की बात कर रहे हैं, सबकी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है। तो आप किसी को आदिम या फिर हीन नहीं बोल सकते। तो ऐसे पक्षतापूर्ण स्टेटमेंट को बाद में नकार दिया गया, जो कि पहले मानव वैज्ञानिकों का मानना था। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार जनजाति या फिर ट्राइबल जनसंख्या की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी थी, तो टोटल जनजातियां थी 705। याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कुल 705 जनजातियां थी, जिसमें कितने लोग थे इन 705 जनजातियों के लोगों को मिलाकर? तो वो थे 104 मिलियन।
तो ट्राइबल कम्युनिटी या फिर ट्राइबल, जिसको हिंदी में हम जनजाति बोलते हैं, प्राचीन समय में जन बोला जाता था। इनकी कुल संख्या 2011 के अनुसार 104 मिलियन प्राप्त की गई या फिर ऐसा गिना गया। तो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की जो जनसंख्या है उससे भी कई ज्यादा है ये जनसंख्या, जो कि हमारे भारत के अंदर 705 जनजातियों की जनसंख्या है। तो बच्चों याद रखिएगा, जनजाति या फिर ट्राइबल कम्युनिटी हर जगह फैली हुई है। जहाँ पर जंगल है, पहाड़ है, वहाँ पर ये आदिवासी लोग निवास करते हैं। तो ये तो हो गई सन 2011 की बात, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये क्या हो रही है, कम हो रही है। जिसका क्या कारण है, हम वनों का विनाश कर रहे हैं या फिर कुछ लोग इलीगली जंगलों को काट रहे हैं ताकि उनका खुद का भला हो सके या फिर खुद के स्वार्थ के लिए। तो ये जो निजी स्वार्थ है, किसी भी इंसान का निजी स्वार्थ पूरा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्वार्थ बढ़ता जाता है, हमारा जो लालच है वो बढ़ता जाता है। पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं वो हमारी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए तो काफी है, लेकिन अगर लालच की बात की जाए तो वो किसी भी इंसान के लालच का पूर्ण नहीं कर सकते लालच को, या फिर उसका भरपूरण नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है, तो संसाधन कम होने की वजह से सिर्फ आवश्यकता पूर्ण की जा सकती है, आपका स्वार्थ पूर्ण नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये जो आदिवासी जनसंख्या है ये धीरे धीरे घट जाएगी। आने वाले समय में हो सकता है ये जनजातियां विलुप्त हो जाए, क्योंकि शहरीकरण आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। शहरीकरण, जिसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं, वो अपने चरम स्तर पर है कि कैसे गांव से लोग शहर में जाना प्रेफर कर रहे हैं और जंगलों को धीरे धीरे उजाड़ दिया जा रहा है या फिर उनका वनोन्मूलन किया जा रहा है। इसीलिए हम ये आसानी से कह सकते हैं या फिर ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है, माना जा सकता है कि धीरे धीरे जनजातियां विलुप्त होने लगेगी। तो यहाँ हमने बात की सन 2011 की, जब ये जो जनजातियां थी वो संख्या में 705 जनजाति थी और लगभग 100 से भी ज्यादा मिलियन इनकी आबादी थी। तो बच्चों हमने इस पाठ के अंदर क्या जाना कि किस प्रकार से लोग और जनजातियों में अलग अलग प्रथाएं होती है और ये लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर प्रभाव पड़ता है एक दूसरे की प्रथा पर। आगे हम ये बात करेंगे कि किस प्रकार से हमने हिंदू धर्म ने जनजातियों के कुछ प्रथाओं को या उनके धर्म को, उनकी विचारधारा को अपनाया, कैसे उनकी विचारधारा का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और हमारी विचारधारा का प्रभाव इन जनजातियों के ऊपर पड़ता है। तो अब हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार कितनी जनजातियां हैं? विकल्प एक है 708, दूसरा 703, तीसरा है 715 और चौथा है 705। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द, जो कि है 705 जनजातियां। और लगभग हमने 104 मिलियन आबादी की बात की थी, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन धीरे 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 ये जनजातियां विलुप्त हो सकती है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जनजातियों को आदिम व हीन किसने बताया? विकल्प एक मानव वैज्ञानिकों ने, दूसरा जनजाति समुदाय ने, तीसरा है इतिहासकारों ने और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो ऐसा कौन था या फिर ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इन जनजातियों को आदिम और हीन बताया सभ्य मानव की तुलना में? अर्थात एक नॉर्मल इंसान जो गांव या शहर में रहता है, उनसे इन जनजातियों को हीन या फिर आदिम बताया गया, जो कि जंगल और पहाड़ जैसे विशेष परिवेश के अंदर रहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मानव वैज्ञानिकों ने। क्या है? मानव वैज्ञानिकों ने। तो बच्चों याद रखना, मानव वैज्ञानिकों ने ये स्टेटमेंट दिया था, लेकिन कुछ समय बाद इस स्टेटमेंट को या फिर कथन को नकार दिया गया कि ऐसा पक्षतापूर्ण स्टेटमेंट हमें नहीं देना चाहिए। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं एक और मजेदार कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।